हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैभव शिवहरे एंड यू ऑल आर वेलकम टू यूपीपीसीएस उत्कर्ष। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों को। और आप सबको पता है कि मैं ज्योग्राफी के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो या फिर वो आरओ का प्रीलिम्स हो। तो इस वीडियोज़ में आपने देखा होगा, प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी बाय वैभव शिवहरे सर, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी के वीडियोज़ हैं। पिछली बार मैंने दो और क्लासेस ली थी, जिसमें एक था प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण चोटियाँ और दूसरा मैंने लिया था प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख चोटियों के साथ एक वीडियो और बनाया, भारत की प्रमुख फसलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण नदियाँ। तो हम पहले आज बात करेंगे हिमालय की नदियों के बारे में, ठीक है। तो हिमालय नदी तंत्र के बारे में बेसिकली बात करेंगे। अब हिमालय नदी तंत्र चूँकि थोड़ा सा इसमें विस्तार है, इसका बड़ा है ये टॉपिक, तो एक वीडियो में तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसको हम दो क्लासेस में कवर करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो। थोड़ा सा वीडियो लगभग वही 20-25 मिनट की ड्यूरेशन का रहेगा, जिसमें आज हम कवर करेंगे हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत अपना सबसे पहले हिमालय नदी तंत्र। अगर हम देखें, भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, एक है हिमालय नदी अपवाह तंत्र, जिसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र है। और इधर आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में पश्चिम और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम कवर करने जा रहे हैं हिमालय नदी तंत्र। तो ये वाला जो क्लास है ये दो पार्ट में होगा। आज हम करेंगे पार्ट 1 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को, ठीक। और दूसरा इसका होगा पार्ट 2, और पार्ट 2 मैं लूंगा 6 अक्टूबर को, ठीक है। तो आज 4 अक्टूबर को हम ये कवर करेंगे पार्ट 1 हिमालय नदियों में। अच्छा, पार्ट 1 में क्या क्या करेंगे, तो पार्ट 1 में हम करेंगे आज सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पार्ट 2 में हमने डिसाइड किया है कि हम गंगा नदी तंत्र को सेपरेटली कवर करेंगे, क्योंकि गंगा और उसकी ढेर सारी सहायक नदियां, तो उसको हम सेपरेट कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जरा मैं आपको थोड़ा सा अगर विशेषताएं बताऊं हिमालय अपवाह तंत्र की, अगर जो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हम चर्चा करें, तो हिमालय अपवाह तंत्र की अगर हम चर्चा करें तो इधर आप देखेंगे तो हिमालयी नदियां, यानी इन नदियों का उद्गम कहां से हुआ है, तो इन नदियों का उद्गम हुआ है हिमालय से। कहां से हुआ है अधिकांश नदियों का उद्गम, तो अधिकांश नदियों का उद्गम हुआ है वृहद हिमालय से। यदि हम सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और उसके अन्य ढेर सारी सहायक नदियों का उद्गम तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर पर्वत है, मानसरोवर झील है, वहां से, कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील, वहां से हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो गंगा और यमुना जैसी नदियों का उद्गम कहां से हुआ है, वृहद हिमालय से, जो कुमाऊं गढ़वाल वाला रीजन है वहां से उसका उद्गम हुआ है। तो खास बात यह है कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, एक तो सदा नीरा नदियां हैं। सदा नीरा यानी पेरिनियल रिवर। क्यों कहते हैं इसको हम पेरिनियल रिवर? पेरिनियल रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालयन जो रिवर सिस्टम है, इसके जो सोर्स ऑफ वाटर हैं वो दो हैं। एक तो हिमानिया यानी जो ग्लेशियर है, वहां से जो पिघलने वाली जो स्नो है, वहां से बर्फ से जो पिघलने वाला जो जल है, उससे नदियों को एक तो वाटर प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। दूसरा, इसके अलावा आप देखोगे तो जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा, वो काफी अधिक मात्रा में हिमालयी नदियों को जल उपलब्ध कराती है। यहां पर आप देखेंगे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से प्रभावित हो रही है। हिमालयी नदियां तीव्र ढाल में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा, हिमालयी नदियां तीव्र ढाल में प्रवाहित होती है। इनकी ढाल प्रवणता बहुत तीव्र है। आप देखो, अधिकांश हिमालयी नदियों की जो ऊंचाई है वो 5000 मीटर से ज्यादा है, 5000 मीटर से ज्यादा है। तो 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई से प्रवाहित होने वाली अगर नदी होगी तो निश्चित रूप से उसकी वेलोसिटी यानी वेग क्या होगा, तीव्र होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तीव्र वेग होने के साथ साथ आप एक बात ये भी देखेंगे, नोटिस करेंगे वहां पर कि इन्हीं हिमालयी नदियों के द्वारा अपने मार्ग में अपर्दन किया गया है। इन्हीं हिमालयी नदियों के द्वारा अपने मार्ग में इरोजन किया गया है, अपर्दन किया गया है। अब उस अपर्दन के परिणाम स्वरूप हिमालयी नदियां जो है अपने मार्ग में घाटी का निर्माण कर रही हैं, क्षिप्रिकाओं का निर्माण कर रही हैं। राफ्ट जानते हैं ना आप, क्षिप्रिकाएं, घाटियों का निर्माण हो रहा है, क्षिप्रिकाओं का निर्माण हो रहा है। और इसके साथ साथ सिंधु जैसी नदी ने तो गॉर्ज का भी निर्माण किया है। आपने सुना होगा बुंजी गॉर्ज का निर्माण किया है सिंधु नदी ने। और उधर आप देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, उस ब्रह्मपुत्र रिवर ने दिहांग गॉर्ज का निर्माण किया है। तो बुंजी गॉर्ज और दिहांग गॉर्ज का फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि चूंकि तीव्र वेग है, तो वेग तीव्र होने की वजह से मार्ग में इसने अपर्दन बहुत ज्यादा किया है। वेग तीव्र है तो वेग तीव्र होने की वजह से मार्ग में क्या हुआ है, अपर्दन हुआ है, ठीक। ढाल ज्यादा है, ढाल प्रवणता अधिक है, ठीक है। हिमालय की जितनी भी नदियां हैं वो किस अवस्था में है, युवावस्था में है, क्योंकि ये अभी भी क्या कर रही हैं, ऊर्ध्वाधर अपर्दन
कर रही हैं, महत्वपूर्ण बात। दूसरा, हिमालय से यहां से जो निकलने वाली नदियां हैं, ये नदियां उत्तर भारत के विशाल मैदान में जलोढ़ का निक्षेपण कर रही हैं, और जब ये जलोढ़ का निक्षेपण करती हैं इस उत्तर भारत के विशाल मैदान में, तो यहां पर गाद के जमाव से या अवसादों के निक्षेप से नदी एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित ना होते हुए विसर्पाकार मार्ग में प्रवाहित होती है। नदी एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित ना होते हुए किसमें प्रवाहित होती है? विसर्पाकार मार्ग में प्रवाहित होती है, यानी मियांडर बनाती हुई आगे बढ़ती है नदी। ठीक, अब मियांडर बना रही है, विसर्पाकार मार्ग में प्रवाहित हो रही है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहने वाली कुछ नदी, जैसे कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपना रूट परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। हाल ही में समय आप देख रहे हैं कि बिहार और नेपाल में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, बाढ़ आ रखी है इस समय वहां पर। तो कारण क्या है? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव की वजह से विसर्पाकार मार्ग का निर्माण होता है। ठीक, मियांडर शेप बनता है, और यही बात महत्वपूर्ण है हिमालयी नदी तंत्र की। मैदानी ढाल में प्रवाहित होती है, निक्षेपण क्रिया होती है, निक्षेपण क्रिया, नदी विसर्प का निर्माण होता है, मार्ग परिवर्तन होता है। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ये बेसिक फीचर मैंने आपको बताया हिमालयी नदियों के बारे में, ये फीचर आपको याद रखना है। याद रखिएगा हिमालयी नदियां किस अवस्था में है? तो दोस्तों हिमालयी नदियां अपनी युवा अवस्था में है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हिमालयी नदी तंत्र मैंने आपको बताया क्या क्या, फिर से एक बार सुन लीजिए। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत तिब्बत क्षेत्र में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब आक्रमवर्ती नदियां हैं। आक्रमवर्ती मतलब अपना रूट परिवर्तित नहीं करती हैं, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हो इसको, ये पूर्व अनुवर्ती नदियां हैं, यानी जिस मार्ग से ओरिजिनेट हुई हैं, बीच में कोई स्थलाकृति आई है तो उसका इन्होंने अपर्दन किया है, और अपर्दन करके, इरोड करके उसी मार्ग में आगे बढ़ी है। इसलिए इन नदियों के द्वारा गॉर्ज और वी आकार की घाटियों का निर्माण किया गया। हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात अर्थात प्लीस्टोसीन काल से महान हिमालय का प्लीस्टोसीन काल आप समझ रहे हैं। प्लीस्टोसीन काल मतलब बात किसकी हो रही है? होलोसीन और प्लीस्टोसीन। इस प्लीस्टोसीन काल में इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। चतुर्थ युग की बात हो रही है, नियोजोइक महाकल्प। हिमालयी नदियां अपनी युवावस्था में है अपर्दन और निक्षेपण के कारण। क्यों है युवावस्था में? चूंकि अपर्दन और निक्षेपण आज भी कर रही है। सदा नीरा, साउथ वेस्ट मानसून और हिमानी बताया मैंने। नदियां विसर्पों का निर्माण करती हैं, मियांडर्स, मार्ग परिवर्तन के कारण। अपर्दन से प्राप्त मिट्टी के निक्षेपण से जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है बात। गॉर्ज बनाती हैं, छिप्रकाएं यानी राफ्ट बनाती हैं, वाटरफॉल्स आदि का निर्माण करती हैं। अब हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले सिंधु नदी पर जरा डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर ये दिख रहा है आपको मैप में, ऑलरेडी मैंने मैप बना रखा है ताकि हम समय अपना सेव कर सकें और आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटेटिव कंटेंट में दे सकूं, ताकि आप इसको एग्जाम की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इसका रिवीजन कर लें आप। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। सिंधु नदी तंत्र की हम बात कर रहे हैं। एक बार जरा मैं आपको ब्लैंक मैप पे बना के खुद दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ब्लैंक मैप पे बना के दिखाऊंगा ताकि आपको खुद समझ में आए। कि किस प्रकार से नदियों का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा। अब समझिए ध्यान से। बेसिकली आप देखोगे तो यहां पर है आपका यहां पर है आपका बोखरचू। ठीक है, क्या यहां पर ये है आपका कैलाश पर्वत, और यहीं पर है मानसरोवर झील। ठीक, अब इस कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील से आप देखेंगे तो ये रिवर यहां से ओरिजिनेट हुई, ठीक है, यहां से रिवर ओरिजिनेट हुई और ये फर्दर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ी यहां से, इधर देखिए, और ये इसके बाद यहां से आगे बढ़ी उत्तर पश्चिम दिशा में, ये आगे बढ़ी। ये सिंधु नदी की बात हो रही है ना, और ये आप देख रहे हैं यहां से ये इधर ये बाहर निकल गई। ठीक है, सिंधु नदी प्रवेश जो कर रही है, याद रखिएगा इस जगह का नाम है, यहां पर लिख देता हूं मैं, दमचौक। ये दमचौक से भारत में प्रवेश करती, यहां से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक, उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ी। ठीक, उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने के बाद ये इधर चिल्लासा नाम की जगह है यहां पर, जहां से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है।
सिंधु नदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंधु नदी ऊपर है काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर रेंज। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर रेंज है। देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है मैप में। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित हो रही है सिंधु नदी, और सिंधु नदी यहीं पर बना रही है बुंजी गॉर्ज, जिसको मैंने आपको बताया। सिंधु नदी बना रही है बुंजी गॉर्ज। इधर पर आप देखेंगे ये बना रही है बुंजी गॉर्ज। ठीक, गॉर्ज क्या होता है? वी आकार की घाटी से जब बड़ा आकार होता है अपर्दन के कारण तो उससे गॉर्ज नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख जास्कर के बीच से बह रही है सिंधु नदी। इसके बाद आप देखेंगे फर्दर आगे इसी में, तो अब दूसरी नदी जो बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है यहां से निकल रही है दोस्तों आपकी, जिसका नाम है झेलम नदी। और ये झेलम नदी यहां से गई, भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाते हुए ये झेलम नदी इधर आई। यहां से ये याद रखिएगा, झेलम नदी है। झेलम नदी कहां से निकल रही है? तो दोस्तों झेलम नदी निकल रही है शेषनाग से। झेलम नदी कहां से निकल रही है? शेषनाग। शेषनाग क्या है? जम्मू कश्मीर में, कश्मीर का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, उस दक्षिण पूर्वी भाग में एक वेरीनाग नाम की जगह है, और उस वेरीनाग नाम की जगह के पास एक शेषनाग झील है। उस शेषनाग झील से निकल रही है आपकी झेलम नदी, याद रखिएगा। और झेलम नदी यहां पर वुलर झील है, यहां पर श्रीनगर के पास में यहां पर है वुलर झील, ये है वुलर लेक। वुलर झील से होकर प्रवाहित होती है, भारत पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, और यहां जब ये पाकिस्तान में आती है, अब मैं दूसरी रिवर बना रहा हूं और ये है आपका हिमाचल प्रदेश। यहां पर दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है चेनाब रिवर। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर यहां पर एक रिवर है जिसका नाम है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर निकल रही है बारालाचा दर्रे से। चेनाब रिवर निकल रही है बारालाचा दर्रे से हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये दो शाखाओं के नाम से जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में केलांग नाम की एक जगह है, केलांग नाम की जगह है। ठीक है, केलांग के पास एक जगह है तंडी, केलांग के निकट तंडी में चंद्र और भागा दो नदियां मिलती हैं। याद रखिएगा, चंद्र और भागा दो नदियां मिलती हैं, और ये ऐसे बारालाचाला दर्रे से हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये चेनाब रिवर जो झेलम की सबसे बड़ी जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, और ये यहां पर आकर ये सिंधु में मिल रही है। ये सिंधु है, ये यहां पर है, ये है झेलम। ठीक है, और ये झेलम नदी मिल रही है चिनाब में। ध्यान रखिएगा, झेलम सिंधु में नहीं मिल रही है। झेलम किसमें मिल रही है? झेलम मिल रही है चिनाब में। और अब मैं आपको बताऊं, यहां पर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये एक जगह है जिसका नाम है झंग नाम की जगह है पाकिस्तान में। उस झंग में झेलम नदी मिल रही है किस पर? चेनाब में आकर मिल रही है, और ये चेनाब नदी यहां से निकली, ये है चेनाब। सी लिख रहा हूं, अंडरस्टूड होगा, आप समझ जाइएगा। सी मतलब यहां पर चेनाब की बात हो रही है। तो झेलम हो गया, सिंधु, झेलम, चिनाब। चिनाब के बाद दूसरी नदी है दोस्तों यहां पर एक रावी, और आपको पता है कि रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा। ठीक, और दोस्तों इस रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकल रही है। ये यहां से आप देखेंगे, ये है रावी। ठीक है, और ये रावी नदी यहां पर आकर, ये भी चिनाब में आकर मिल गई। ये आप देखेंगे, ये भी चिनाब में आकर मिल गई, रावी है ये। ठीक, रावी कहां से निकल रही है? तो रावी निकल रही है, ये है रोहतांग दर्रा। मैं आपको बना के इसलिए दिखा रहा हूं, ऑलरेडी मैप बना हुआ था, इसलिए ताकि आपको और अधिक क्लैरिटी हो कि कौन सी नदी का मिलन कहां पर हो रहा है। अब रावी के बाद एक और नदी है जिसका नाम है व्यास, और व्यास रिवर जो है दोस्तों, ये यहीं पर रोहतांग दर्रे के निकट है व्यास कुंड, और यहीं से निकल रही है व्यास नदी। लेकिन ये व्यास नदी यहीं से निकल तो रही है, लेकिन अब मैं आपको आगे बताऊं कि व्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है इस पंच नदी की जो भारत से ओरिजिनेट होकर भारत में ही ड्रेन हो जाती है। यानी ये अब मिल जाएगी किससे? सतलुज से। तो अब बना देता हूं मैं सतलुज रिवर। यहां पर आप देखेंगे, ये जो स्थान है यहां पर है दोस्तों राकसताल। थोड़ा सा नीचे बनाया मैंने, और ऊपर, नेपाल में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऊपर ही है, यहीं पर है ना। राकसताल यहां पर बना देता हूं, ये है राकसताल, यहीं तिब्बती क्षेत्र में। और इस राकसताल से ओरिजिनेट हुई है आपकी जो रिवर, और आप देखेंगे तो ये यहां पर है शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। यह है शिपकिला दर्रा, और इस शिपकिले दर्रे से ये अंदर आई। ठीक है, अब ये जो व्यास नदी थी अंदर आई, और ये पंजाब में होते हुए ये सबसे लास्ट में इधर जाएंगे आप, तो ये भी जाकर फाइनली मिल किस में रही है? चेनाब में। बात किसकी हो रही है? तो याद रखिएगा, ये है सतलुज नदी की बात हो रही है। ठीक है ना, ये किस में आके मिल रही है? चेनाब में ही आके मिल रही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है।
है ना। और अब जो व्यास नदी को हमने जो छोड़ दिया बीच में, उस व्यास नदी को, ये है व्यास रिवर, ये है व्यास रिवर, ये है सतलुज रिवर, और ये दोस्तों व्यास रिवर इधर आकर पंजाब में ही एक जगह है जिसका नाम है हरिके बैराज, ठीक। और ये व्यास नदी हरिके बैराज के पास में सतलुज से मिल जाती है, ठीक है। ये है आपका पूरा पंचनद। अब इसमें जो सबसे बड़ी नदी है, आप देख लीजिए इसको एक बार स्पष्ट रूप से। सबसे पहले ऊपर हमने सिंधु बनाई, अच्छा उसके अलावा यहां पर एक और दोस्तों सहायक नदी है, यह है श्योक नदी। ये देख रहे हैं श्योक, श्योक काराकोरम, और ये बनाई मैंने श्योक नदी है। श्योक काराकोरम और लद्दाख के बीच से बह रही है, सिंधु लद्दाख और जास्कर के बीच से बह रही है। ये क्या है, सिंधु रिवर है, ठीक है ना। सिंधु रिवर यहां पर बना रही है बुंजी गॉर्ज। सिंधु के नीचे आएंगे तो झेलम मिल रहा है, झेलम निकल रही है शेषनाग से, वुलर झील से होते हुए बह रही है, जम्मू कश्मीर के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती हुई झेलम नदी पाकिस्तान में झंग नाम की जगह पर चिनाब से मिल जाती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा, वहां पर चंद्र और भागा नदियां हैं, वहां से ओरिजिनेट होते हुए चिनाब नदी फाइनली आती है पाकिस्तान में, और यहां पर ये सिंधु से आखिरी में मिल जाती है। और यहीं पर बना हुआ है आपका, जिसको हम कहते हैं, जगह का नाम है मिठानकोट। मिठानकोट, मिठानकोट में पंच नदियां आकर मिलती हैं, पंच नदियां आकर मिलती हैं, और ये यहां पर अरब सागर में अपना ये पूरा सिंधु नदी तंत्र का मुहाना बन के तैयार है। इसकी अगर हम बात करें फर्दर, अन्य सहायक नदियों की बात करें, तो ये भी देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। तो सिंधु की बात हम कर रहे थे। दाएं तट की सहायक नदियों की अगर हम बात करें, तो दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों में श्योक है, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, ये सब इसकी प्रमुख हैं। दाएं तट की सहायक नदी अच्छे से समझ लीजिए। टोटल हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि दमचौक से भारत में प्रवेश कर रही है, यह श्योक नदी है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। बारालाचाला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकल रही है चिनाब, ये देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये है झेलम, ये देख रहे हैं आप झेलम, ये जगह है जिसका नाम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको हम कहते हैं वेरीनाग, ठीक है। उसके बाद चिनाब है, चंद्रभागा, ये इधर आए, इधर आकर मिल गई, ये चिनाब सबसे लास्ट में आ गई, ठीक है। इधर पर आप देख रहे हैं तो ये जो रिवर आपको मिल रही है, ये है सतलुज, ये है सतलुज, यहां पर मिल रही है। इधर आप देखेंगे तो ये है, यहां पर रावी है, यहां पर दोस्तों झेलम है, ठीक है। और ये चिनाब इटसेल्फ, ये यहां पर सबसे लास्ट में ये चिनाब, ये किससे मिल रही है, चिनाब सिंधु से आकर मिल रही है। डन। शिपकिला दर्रे से प्रवेश कर रही है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर हम बात करें सिंधु की, जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हैं, इनको हम कहते हैं पंचनद। इस पंचनद में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, याद रखिएगा, सिंधु की सहायक नदी, वो है चिनाब रिवर। 1180 किलोमीटर उसकी भारत में लंबाई है, ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो सिंधु की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर की है, लेकिन पूरा 2880 किलोमीटर का प्रवाह भारत में नहीं है। 2880 किलोमीटर का प्रवाह भारत में नहीं है, इस बात को स्पेशली याद रखिएगा। सिंधु नदी समझौता हुआ 1960 में, 20% लैंड, 20% वाटर भारत यूज करेगा, 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा। अब जरा एक एक करके इसकी अन्य सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। पूर्ववर्त अनुवर्ती नदी है, रूट चेंज नहीं करती है, पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। भारत में 1114 किलोमीटर का प्रवाह है सिंधु नदी का, केवल भारत में। टोटल लंबाई उसकी 2880 किलोमीटर की है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर मैप बना के दिखाया, प्लस इस मैप में भी ऑलरेडी जानकारी सारी दी गई है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो सिंधु नदी की ये सारी डिटेल जो मैंने ऑलरेडी आपसे चर्चा की। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि झेलम नदी की अगर हम बात करें, सबसे पहले सुनिएगा जरा ध्यान से, तो झेलम नदी का ओरिजिन मैंने आपको बताया, श्रीनगर इसके तट पर बसा हुआ एक शहर है। शेषनाग के निकट ये जो वेरीनाग झील है, यहां से झेलम निकल रही है। वितस्ता इसका पुराना नाम है। चिनाब जो है पर इसका मुहाना है, झंग नाम की जगह पर, यानी झेलम का मुहाना किस पे, सिंधु में नहीं, चिनाब पे। वुलर झील से होकर प्रवाहित होती है, इंपॉर्टेंट बात, स्टार लगाइए इस पे। किशनगंगा, लिद्दर, पूंछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। और दोस्तों ये जो किशनगंगा नदी है ना, पाकिस्तान में इस किशनगंगा नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में जो झेलम की सहायक नदी किशनगंगा, उसको नीलम के नाम से, किशनगंगा, तुलबुल, उरी परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगे हुए हैं। बात हो रही है झेलम नदी की। किशनगंगा, तुलबुल, उरी परियोजनाएं भारत एवं पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कर रही है। अनंतनाग के निकट ये झील यहां पर नौकागम्य है, जो लोकल के लोगों के लिए बड़ी सहायक है, डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। बात होगी झेलम नदी की। झेलम के बाद चिनाब का पुराना नाम है अस्किनी, पुराना नाम है अस्किनी। निकल कहां से रही है, बारालाचाला दर्रे, चंद्र और भागा, मैंने आपको बताया, इस पॉइंट और नोट करिएगा। हिमाचल प्रदेश में
केलांग घाटी है, केलांग घाटी के निकट तंडी नाम की जगह है, वहां से चंद्रभागा नदियां, वहां से चंद्र और भागा दोनों का मिलन हो रहा है वहां पे। ठीक है, भारत में लंबाई कितनी है? 1180 बता चुका हूं। सिंधु में इसका मुहाना है। बगलिहार नंबर 1 बगलिहार, दूसरा दुलहस्ती और तीसरी सलाल, 3 परियोजनाएं सिंधु नदी तंत्र पर बनी हुई हैं। रावी की अगर हम बात करें, रावी दोस्तों रोहतांग दर्रे से निकल रही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पुराना नाम रावी का परुष्णी है, परुष्णी इसका पुराना नाम है। मुहाना कहां पर है? इसका मुहाना है चेनाब नदी पर। चेमेरा याद रखिएगा, चेमेरा परियोजना, ठीक है, और थीन बांध याद रखिएगा। चेमेरा परियोजना और थीन बांध परियोजना दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। इसी थीन बांध को हम राणा सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, चेमेरा और थीन बांध दोनों किस नदी पर बनी हुई हैं? दोनों ही दोस्तों रावी नदी पर बनी हुई परियोजनाएं हैं। अगली हम बात करते हैं व्यास नदी की बात कर लें तो व्यास नदी में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास एक जगह है व्यास कुंड, वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। व्यास का पुराना नाम क्या है? व्यास का पुराना नाम है विपाशा, पंचनद की एकमात्र नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना भारत में ही है। पंचनद की एकमात्र नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारत में है। चूंकि व्यास कुंड से निकल रही है और सतलज में हरिके नाम की जगह है, उस हरिके बैराज पर व्यास नदी आकर मिलती है। उसी जहां पर व्यास नदी मिल रही है सतलज पर, वहीं पर बना है हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का नाम सुना होगा आपने। उसी पर सतलुज और व्यास जहां पर मिल रही हैं, वहीं से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। ठीक, इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुहाना, कपूरथला, हरिके बैराज, सतलुज नदी। पोंग परियोजना भी बनी हुई है, याद रखिएगा, पोंग परियोजना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पोंग परियोजना। उसके अलावा मैंने दूसरा बताया आपको, इंदिरा गांधी नहर जो 3 राज्यों में है, 3 राज्यों को लाभ पहुंचा रही है इंदिरा गांधी नहर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, पार्वती तीर्थन देख लीजिए, पार्वती तीर्थन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पार्वती और तीर्थन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहां तक किसी को समस्या हो तो बताइए। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे तो व्यास नदी के बाद अपनी जो अगली नदी है वो है सतलुज रिवर। ठीक है, याद रखिएगा, सतलुज रिवर। सतलुज का पुराना नाम क्या है? सतलुज का पुराना नाम है शतुद्री, याद रखिएगा। कैलाश पर्वत के निकट तिब्बत पठार राकस ताल से निकली हुई है। ये भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है जो भी अपना रूट परिवर्तित नहीं करती है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सतलुज नदी पर भाखड़ा और नांगल नाम की 2 जगह हैं जहां पर हमने बनाई हुई है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो ये क्या है? भाखड़ा नांगल क्या है? एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना समुद्र तल से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को इससे काफी लाभ हो रहा है। अच्छा, अब जहां पर ये भाखड़ा नांगल परियोजना बनी हुई है वहीं पर इसके बैक साइड में एक रिजर्वायर बना हुआ है, एक जलाशय बना हुआ है, और इस जलाशय का नाम है गोविंद सागर जलाशय। ठीक, मुहाना कहां पर है? तो पाकिस्तान में चिनाब नदी पर सतलुज का मुहाना है। यानी सतलुज नदी जाकर किस में मिल रही है? चिनाब नदी पर मिल रही है, याद रखिएगा। व्यास और स्पीति इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में? सतलुज नदी के बारे में। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सतलुज नदी के बारे में बताया। सारी नदियां, सतलुज हो गया, व्यास हो गया, चिनाब हो गया। इसके बाद फिर मैंने इधर आपको झेलम बताया। झेलम के बाद इधर हमने डिस्कस किया सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा करी। सिंधु नदी की भी मैंने सारी सहायक नदियां बता दी। एक और सिस्टम है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं और वो है हमारा नदी तंत्र, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है, इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम देखेंगे तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? ओरिजिन हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का यारलुंग जांगपुर के नाम से जाना जाता है इसको, तिब्बत में। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, याद रखिएगा। कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहां से इसका ओरिजिन हुआ है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिन हुआ है। यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। अब जब यह आगे बढ़ती है ऐसे तिब्बत के पठार में, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में, यहां पर आप देख रहे हैं तो है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत से ये यूटर्न लेती है, नामचा बरवा पर्वत से यूटर्न लेती है और हेयर पिन फोल्ड बनाते हुए
हेयर पिन फोल्ड बनाते हुए यांगयाप दर्रा है यहां पर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा है और इस यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो दो नदियां यहां पर मिलती हैं, एक का नाम है लोहित और एक का नाम है दिबांग। लोहित और दिबांग मिलती है, नदी बनती है जिसका नाम है दिहांग। यानी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जा रहा था। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करके असम में प्रवेश करेगी तो असम में और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक स्थान है, याद रखिएगा, यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है सादिया। सादिया नाम के स्थान से जब ये प्रवेश करती है तब ये कहलाती है ब्रह्मपुत्रा। और ये सादिया से लेकर धुबरी तक, ये देख रहे हैं, ये है सादिया और ये जो जगह है ये जगह धुबरी। जैसे सादिया, ये सादिया है और ये धुबरी। सादिया से धुबरी के बीच में एक गुम्फित मार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र या असम के मैदान का निर्माण करती है। यहां पर एक माजुली नाम का नदी द्वीप है जो भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो सादिया से लेके धुबरी तक, याद रखिएगा, सादिया से लेके धुबरी तक असम में प्रवाहित हो रही है, गुम्फित मार्ग में प्रवाहित हो रही है। याद रखिएगा, माजुली नाम का नदी द्वीप बना हुआ है जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम की जो घाटी है, याद रखिएगा, असम की जो घाटी है वो रैंप वैली के एग्जाम्पल, ये भी याद रख लीजिएगा, रैंप घाटी के उदाहरण है। अब इसमें आप देखेंगे तो जब ये नदी इधर असम को क्रॉस करके, यानी धुबरी के बाद जब ये इधर बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। तो बांग्लादेश में जानी जा रही है किसके नाम से? ये जमुना के नाम से जानी जा रही है। इधर से ऑलरेडी गंगा आ रही है जो पद्मा के नाम से जानी जाती है। फाइनली मेघना के नाम से, याद रखिएगा, मणिपुर से एक और नदी आ रही है यहां पर, बराक, ये भी इसमें आकर मिल रही है। मेघना के नाम से, मेघना के रूप में फाइनली अपना डेल्टा बनाती है जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से, तिब्बत में जांगपो के नाम से और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। अब इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करेंगे तो लोहित हो गया, दिबांग हो गया। लोहित और दिबांग दोनों यहां पर हैं, ये लोहित और दिबांग, अभी मैप दिखाऊंगा आपको मैं। लोहित दिबांग के बाद दिहांग है, रंगा, सुबनसिरी, जिया भरेली, पगला दिया, संकोश, मानस, धनसिरी। धनसिरी नीचे से मिल रही है, धनसिरी नीचे मतलब धनसिरी इसके जो है मिल रही है बाएं तट से, ठीक है। तो धनसिरी, तिपकई, पुथिमारी और एक और नदी लिख सकते हैं आप यहां पर, तीस्ता। तीस्ता वो भी इसी की एक सहायक नदी है, चूंकि इसी पे आकर मिल जाती है। ये आप चित्र देख लीजिए, स्पष्ट रूप से आपको पूरा मैंने बना के दिखाया है। मैं साइड इसलिए हुआ हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। असम में रैम घाटी में गुम्फित मार्ग में प्रवाहित हो रही है। और लास्ट में एक मैं आपको ये जो मैप दिखा रहा हूं, इसमें सारी सहायक नदियां बनी हुई हैं। यहां से निकले चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ये हेयर पिन फोल्ड बनाया, नामचा बरवा से यूटर्न लिया, है ना। यहां पर आप देखिए जैसे प्रवेश करेंगे तो दिबांग और लोहित मिली, दिबांग लोहित मिली, क्या कहलाने लगी? दिहांग। जैसे ही इनके मिलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आए, अरुणाचल प्रदेश से असम में आए, यहां पर हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। इधर देख रहे हैं सुबनसिरी मिली, रंगा मिली, जिया भरेली मिली, पुथिमारी मिली, फिर मानस नदी मिली, तिपकई मिली, संकोश नदी है, तीस्ता नदी है, ठीक। और इधर नीचे से मैंने अभी कहा था धनसिरी और कपली नदी है। और इधर लास्ट में आपको देख रहे हैं ये तीस्ता नदी, और यहां से गंगा आ रही है, ये पद्मा मिल रही है। मेघना के नाम से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और साथ में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां दोस्तों मिलकर भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का भी निर्माण कर रही हैं। ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र नदी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस समय आपको जवाब ठीक प्रकार से देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को क्लियर रही होगी। ये था हिमालय नदी तंत्र का पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं चर्चा करूंगा आपसे गंगा नदी तंत्र के बारे में। कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्लास कैसी लगी, और भी ज्योग्राफी के जो अन्य वीडियोस आप देखना चाहें या मेरे माध्यम से समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।